हेलो ट्वेल्थ क्लास बच्चों, मैं आपकी ज्योग्राफी की मैम जॉन मैम बोल रही हूँ और गुड मॉर्निंग सबको। एक बार फिर से मैं आप सभी बच्चों का ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले दिनों हम लोगों ने ज्योग्राफी का जो फर्स्ट बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है, इसका मैंने शुरू किया था बच्चों, लेकिन किसी कारणवश मैं आपको वीडियो नहीं भेज पाई थी। नोट्स मैंने भेजे थे और क्वेश्चन दिया था। तो आज हम उसका सेकेंड भाग जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसको पढ़ने से पहले पिछले दिन जो मैंने आपको नोट्स दिए थे उसके आधार पर जो चीज़ें हमने पढ़ाई थी वो था जनसंख्या वितरण का प्रारूप और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। इसमें 3 कारक मैंने पढ़े थे, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, ठीक है। तो इसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आगे पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या की वृद्धि, है ना। जनसंख्या घनत्व और वृद्धि, ये 2 चीज़ हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आप लोग छोटी क्लास में भी पढ़े हो बच्चों, जनसंख्या बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है ज्योग्राफी का और बहुत ही कॉमन लेसन है, बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है जो आपका बोर्ड में आता है। तो थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा क्योंकि आपने छोटी क्लास में पढ़ा है। तो जनसंख्या का घनत्व क्या है, एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं। तो लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच के अनुपात को जनसंख्या का क्या बोलते हैं बच्चों, घनत्व बोलते हैं। यानी लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच के अनुपात को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। तो एक इसको हम और भी आसान तरीके से आप बता सकते, इसकी परिभाषा लिख सकते हो और जो बहुत सिंपल सा है और शायद आपको याद भी होगा, है ना। तो अगर हम इसको सिंपल साधारणतः शब्दों में बोले तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं, है ना। तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा आप बता सकते हो, अगर बोर्ड में आता है तो आप इस डेफिनेशन को, इस परिभाषा को लिख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं जनसंख्या का घनत्व की गणना कैसे की जाती, कैसे निकाली जाती है जनसंख्या का घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व निकालने का जो गणना का जो सूत्र है वो है बच्चों, जनसंख्या का घनत्व बराबर जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, है ना। अगर एक उदाहरण हम लोग देखें जो आपकी बुक में दिया हुआ है, मान लीजिए कोई प्रदेश कोई प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल है 100 वर्ग किलोमीटर, है ना। और इस 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जनसंख्या पाई जाती है 1,50,000। ये मान लीजिए आपका कोई क्षेत्र है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कितना है बच्चों, 100, है ना। इसका क्षेत्रफल कितना है 100 वर्ग किलोमीटर और यहाँ जनसंख्या कितनी रहती है 1,00,000 और आपका कितना 1,50,000, है ना। 1,50,000 जनसंख्या यहाँ रहती है। तो जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे आपका 1,00,000, कितनी जनसंख्या है 1,50,000। तो हम ऊपर लिख देंगे, जहाँ जनसंख्या लिखना वहाँ 1,50,000 और क्षेत्रफल कितना दिया है 100 वर्ग किलोमीटर। तो 100 यहाँ लिख देंगे क्षेत्रफल में, भाग देने पर, डिवाइड करने पर जितना आएगा वो हमारा आ जाएगा या इस क्षेत्र का प्रदेश का जनसंख्या का घनत्व। तो कितना आंसर आएगा बच्चों आपका, वो आएगा 1500, यानी 1,500 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। यानी कहने का मतलब है कि इस प्रदेश में 100 किलोमीटर, यानी हर 100 किलोमीटर में
है ना, कितने व्यक्ति रहते हैं? 1500 व्यक्ति रहते हैं। तो इस तरह से जनसंख्या का घनत्व की गणना की जाती है। ठीक है, तो जनसंख्या का घनत्व क्या है समझ में आ गया, उसको निकालने का सूत्र क्या है वो भी समझ में आ गया। अब चलते हैं हमारे विश्व में सबसे अधिक, है ना, जो जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है तो वो कौन सा है? आपको पता है कौन सा है वो? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो महाद्वीप है, देश नहीं महाद्वीप है, तो वो है हमारा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व है, यानी यहाँ घनत्व कितना है? 146, है ना, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना, 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है, या जिसको हम बोलते सबसे विरल जनसंख्या घनत्व वाला जो देश है वो है हमारा ओशिनिया। ओशिनिया में कितना घनत्व पाया जाता है? केवल 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी यहाँ 1 किलोमीटर में केवल 5 लोग रहते हैं, 5 व्यक्ति। तो ओशिनिया में 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व पाया जाता। अब सोच रहे कि ओशिनिया कौन सा देश है, हमने तो कभी सुना नहीं ना बच्चों। तो ओशिनिया जो है वो आपका एक भौगोलिक क्षेत्र है, एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें ज़्यादातर जो भूखंड हैं वो द्वीप के रूप में शामिल, छोटे छोटे हमने दिखाया ना, ये सब ये छोटे छोटे आइलैंड हैं, द्वीप हैं, है ना। और ये सारे जो भूखंड है जो छोटे छोटे द्वीपों से बना हुआ है, ये प्रशांत महासागर, जो दुनिया का विश्व हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर में ये है। इसी द्वीप समूह को, इसी भौगोलिक क्षेत्र को हम ओशिनिया देश के नाम से जाने जाते हैं। कौन कौन से इसमें कम लगभग 15 देश आते हैं बच्चों, है ना, 15 द्वीपीय देश आते हैं। तो इसमें जो हमने ये दिखाया सबसे बड़ा देश जो है वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया, है ना। इस यानी ओशिनिया का सबसे बड़ा जो देश है वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है ये न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बाद हमारा आता है ये पपुआ न्यू गिनी, है ना, पपुआ न्यू गिनी। इधर है इंडोनेशिया द्वीप, इधर है पलाऊ, है ना, ये है माइक्रोनेशिया, यहाँ हमने लिख दिया माइक्रोनेशिया, छोटे छोटे आइलैंड का द्वीपों का समूह है। ये है मार्शल द्वीप समूह, ये है नौरू, है ना, ये है किरिबाती, क्या नाम है इसका? किरिबाती। ये है तुवालू, ये द्वीप का नाम क्या है? तुवालू। ये है समोआ, ये है टोंगा, ये है फिजी में तो बहुत सारे इंडियन है ना, भारतीय मूल के लोग। ये है सोलोमन द्वीप और ये है वैनाटू। तो ये वो द्वीप हैं जो सब मिलकर क्या कहलाते हैं? ओशिनिया। तो यहाँ जनसंख्या घनत्व दुनिया में सबसे कम है। कितने लोग रहते हैं? 5 व्यक्ति। कितने लोग? केवल 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सबसे कम, सबसे विरल जनसंख्या का घनत्व ओशिनिया में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ केवल 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। तो समझ में आ गया सबसे ज़्यादा कहाँ है जनसंख्या का घनत्व, किस महाद्वीप में? तो एशिया, हमारा भारत भी तो एशिया महाद्वीप में है ना। और सबसे निम्न या सबसे कम या सबसे विरल जनसंख्या का घनत्व कहाँ है? वो है ओशिनिया में। अब आपको पता चल गया ओशिनिया क्या है। तो अब कभी आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं ये प्रशांत महासागर में कई द्वीपों का समूह है जिसको हम ओशिनिया के नाम से जानते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है बच्चों और न्यूजीलैंड भी है। ये न्यूजीलैंड है ना, बगल में न्यूजीलैंड। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी जनसंख्या घनत्व के बाद, वो है जनसंख्या वृद्धि। अब वृद्धि का मतलब क्या है बच्चों? वो तो आपको पता है, वृद्धि का मतलब बढ़ना।
जनसंख्या वृद्धि का मतलब जब लोगों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या वृद्धि। तो इसको जनसंख्या वृद्धि भी बोलते हैं और जनसंख्या परिवर्तन भी बोलते हैं। जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन से क्या तात्पर्य, जैसे हमने बताया जनसंख्या वृद्धि का मतलब है लोगों की संख्या में क्या होना, बढ़ जाना, लोगों की संख्या बढ़ जाना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि। इसको जनसंख्या परिवर्तन भी कहते हैं। चलिए इसकी एक परिभाषा देखते हैं कि किसी क्षेत्र में किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में क्या हो जाना, परिवर्तन हो जाता है ना। किसी निश्चित अवधि में, है ना, किसी निश्चित क्षेत्र में बसे हुए लोगों की संख्या में क्या हो जाना, परिवर्तन हो जाना, बढ़ जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसको एक तरीके से परिभाषा देख सकते हैं बच्चों, समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। दो समय अंतराल मान लीजिए ये है 2001 से लेकर 2011 का समय, दो समय अंतराल हो गया। मान लीजिए यहाँ एक क्षेत्र है ना, यहाँ की जनसंख्या मान लीजिए है 1000, ठीक है, कितनी है, 1000। ये बढ़कर कुछ दिनों बाद, 1-2 साल बाद ये बढ़कर हो जाती है 2011। मान लीजिए 2001 में यहाँ 1000 है, 2011 में ये बढ़कर हो गई कितनी, 1500, है ना, यानी 1500 हो गई। तो क्या हो गई बच्चों, बढ़ी ना, पहले 2001 में 1000 थी, 2011 में कितनी हो गई, 1500। तो ये है बच्चों दो समय अंतरालों के बीच में किसी निश्चित क्षेत्र में, है ना, या किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या वृद्धि करते। ये बढ़ भी सकती है, 1000 से 1500 से भी हो सकती है। ये 1000 से घटकर मान लीजिए यहाँ से मृत्यु दर बढ़ गई यहाँ, है ना, तो यहाँ 1000 के बजाय मान लीजिए यहाँ हो गई 900, है ना। तो ये घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो घटेगी तब भी जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन कहलाएगा और बढ़ जाएगी तब भी जनसंख्या परिवर्तन कराएगा, ठीक है। तो आगे अपना समझ में, जनसंख्या वृद्धि का मतलब लोगों की संख्या का क्या होना, बढ़ना, उसको हम बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि। और एक आप इसकी परिभाषा अच्छे से रट लीजिए, दो समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र विशेष में या एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या वृद्धि। चलिए अब आता है जनसंख्या में वृद्धि कितने प्रकार से होती है। तो जनसंख्या में वृद्धि 4 प्रकार से होती है। अब कौन कौन से प्रकार हैं, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, है ना। अब पहला कौन सा है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि नेचुरली जनसंख्या बढ़ जाती है। मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष में, है ना, जन्म दर जो है और मृत्यु दर के अंतर के कारण जब जनसंख्या बढ़ती है तब उसको हम बोलते हैं कौन सी वृद्धि, प्राकृतिक वृद्धि। यानी जब किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु, है ना, के अंतर से जो जनसंख्या वहाँ बढ़ती है उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक वृद्धि। दूसरी वृद्धि कौन सी है, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। वास्तविक वृद्धि तब होती है जब जन्म दर और मृत्यु दर, है ना, का अंतर प्लस उसमें अगर बाहर से लोग आकर बस जाते हैं या वहाँ से दूसरे जगह चल जाते हैं तो वहाँ जो जनसंख्या रहती है उसको हम बोलते हैं जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। यानी जन्म और मृत्यु का अंतर निकालने के बाद
है ना, उसमें अगर उसमें उस जगह में उस क्षेत्र विशेष में कुछ लोग बाहर से आ गए, तो बाहर से जितने लोग आए तो उनकी संख्या को जब इसमें जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा हमारा वास्तविक वृद्धि। मान लीजिए यहाँ 100 लोग हैं ना, इस क्षेत्र विशेष में 100 लोग रहते हैं, ठीक है। इनमें से 100 कैसे हैं, इनमें से मान लीजिए हो गया 10 लोगों की मृत्यु हो गई, है ना, 10 माइनस कर दिया तो बचे कितने बच्चों, 90 लोग। अब इस 90 में मान लीजिए इस क्षेत्र में, है ना, 100 लोग बाहर से आ गए। कहाँ से आ गए, 100 लोग बाहर से आ गए। तो अब ये 90 और 100 ये क्या हो जाएंगे, मिलाकर 190 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो वास्तविक वृद्धि होती है वो जब जन्म और मृत्यु का जो अंतर होता है उसको निकालने के बाद जो जनसंख्या बाहर से आई उसको जोड़ने पर, या जो अगर मान लीजिए यहाँ 100 लोग आने के बजाय यहाँ से 100 लोग बाहर चले गए, दूसरी जगह चले गए, तो यहाँ माइनस हो जाएगा ना। तो इस तरह से बच्चों क्या होता है, जनसंख्या वास्तविक वृद्धि इसको बोलते हैं। तो जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। चलिए बच्चों, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। धनात्मक वृद्धि ये तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच में जन्म दर मृत्यु दर से क्या हो जाती है, अधिक। यानी जब जन्म दर ज़्यादा होगा मृत्यु दर कम होगा तो जनसंख्या क्या हो जाती, बढ़ जाती है ना। मान लीजिए यहाँ 100 व्यक्ति हैं, है ना, ठीक है। मान लीजिए 10 लोग और जब जुड़ गए जिनका जन्म हुआ तो ये हो जाएगी हमारी 110 जनसंख्या। तो धनात्मक मतलब कि जन्म दर बढ़ता है मृत्यु दर कम हो जाता है। तो जन्म दर बढ़ने से जनसंख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब ऋणात्मक मतलब कम होना, जनसंख्या का क्या, इसमें बढ़ना और इसमें क्या होना, ऋणात्मक मतलब कम होना। यानी इसमें क्या होता है, जब किसी स्थान पर या दो समय अंतरालों के बीच में जनसंख्या में क्या होने लगती, कमी होने। मान लीजिए यहाँ 100 लोग हैं, 100 में से 10 की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, है ना। तो यहाँ कितने बचे, 9। घट गए कि नहीं घट गए, तो ये ऋणात्मक हो गया। अगर जन्म दर बढ़ा तो जनसंख्या क्या होती है, बढ़ जाएगी। 100 थे 110 हो गए, यानी धनात्मक वृद्धि हुई। मान लीजिए 10 लोग मर गए, डेथ हो गई, ये 10 लोग यहाँ से निकल कर किसी और जगह जाके बस गए तो क्या हो गई, जनसंख्या कम हुई। 10 लोग निकलने से 90 हो गया, तो ऋणात्मक वृद्धि हुई। और ये क्या हो गई, धनात्मक वृद्धि। तो जनसंख्या में वृद्धि 4 प्रकार से होती। प्राकृतिक वृद्धि तब होती है जो जन्म और मृत्यु का जो अंतर होता है उससे जो जनसंख्या बढ़ती है उसको हम प्राकृतिक वृद्धि बोलते हैं। वास्तविक वृद्धि क्या होती है, इसमें जन्म और मृत्यु, है ना, का अंतर जो होता है उसमें जो हमारा आप्रवास, यानी आप्रवास मतलब बाहर से लोग आकर बस गए, है ना, तो उनको जब हम जोड़ देंगे तो वो हमारा वास्तविक वृद्धि होगी। धनात्मक में क्या होता है बच्चों, जन्म दर क्या हो जाती है, मृत्यु दर से जब ज़्यादा होती है तो जनसंख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती, पहले से ज़्यादा हो जाती है। और ऋणात्मक में क्या होता है, जनसंख्या बढ़ने के बजाय कम हो जाती है ना। तो उसको हम बोलते हैं, चाहे वो कम किस कारण से हो, डेथ के कारण हो, चाहे वो जनसंख्या में कमी वहाँ से लोग दूसरी जगह निकल के गए हों तो भी वो कमी आ सकती है जनसंख्या में। तो ऋणात्मक वृद्धि होता है जिसमें कम होने लगती है, धनात्मक में जनसंख्या बढ़ने लगती है। चलिए बच्चों, अब आता है हमारा जनसंख्या परिवर्तन के घटक, है ना। जनसंख्या परिवर्तन के घटक या जनसंख्या वृद्धि के घटक यानी कारक भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन के कितने घटक हैं, 3। पहला जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा है प्रवास। जन्म दर तो आपने पढ़ा होगा सोशल साइंस में छोटी क्लास में, आशोधित जन्म दर, है ना। यानी जन्म दर किसको बोलते हैं बच्चों, प्रति 1000 लोगों पर या व्यक्तियों पर जो जन्म लेने वाले बच्चे होते हैं उनकी संख्या को ही क्या बोलते हैं, जन्म दर कहते हैं। या प्रति 1000 स्त्रियों के द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में, है ना, जो इसको क्या किया जाता है, व्यक्त
किया जाए। तो सिंपल तरीके से आप बता सकते हो कि प्रति 1000 व्यक्तियों या लोगों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को हम जन्म दर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मृत्यु दर। क्या होता है मृत्यु दर? इसका उल्टा, किसी क्षेत्र विशेष में, है ना, प्रति 1000 लोगों पर या व्यक्तियों पर या जनसंख्या पर मरने वाले या मृतकों की जो संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मृत्यु दर या आशोधित मृत्यु दर कहते हैं। इनकी गणना कैसे की जाती है? तो आशोधित मृत्यु दर बराबर किसी वर्ष में मृतकों की संख्या प्लस उस क्षेत्र की जो अनुमानित जनसंख्या है गुणे 1000। तो इस तरह से वहाँ मृत्यु दर जो है वो निकाला जाता है। इसी के आधार पर इसी तरह का हमारा जन्म दर निकालने का भी सूत्र यहाँ मृतकों की संख्या की जगह जीवित बच्चों की संख्या हो जाएगी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला जन्म दर यानी आशोधित जन्म दर, यानी प्रति 1000 लोगों पर व्यक्तियों पर जो जन्म लेने वाले जीवित बच्चे उनकी संख्या को हम जन्म दर कहते हैं। और मृत्यु दर यानी प्रति 1000 लोगों पर या जनसंख्या पर जो मरने वाले या मृतकों की संख्या उसको हम क्या बोलते हैं? मृत्यु दर। अब चलते हैं प्रवास। प्रवास के बारे में हम लोगों ने जो सेकेंड बुक है उसमें बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ा है। तो यहाँ भी देखिए बच्चों प्रवास है ना, दोनों जगह टैली कर रहा है। तो इसको आप जल्दी से समझ भी जाओगे क्योंकि आप इसको पढ़ चुके हो। ठीक है। प्रवास का मतलब क्या होता है? जब व्यक्ति या लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर क्या हो जाते हैं बच्चों? बस जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रवास। तो जनसंख्या में परिवर्तन का या जनसंख्या वृद्धि का जन्म दर और मृत्यु दर के बाद प्रवास जो है ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या है बच्चों? घटक है या कारक है ना। प्रवास में लोग क्या करते हैं? जब एक स्थान से, है ना, क्या करते हैं? लोग जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए स्थान है और ये बी स्थान है। तो बी स्थान की ओर जब लोग जाते हैं ए स्थान से, तो जहाँ से जा रहे हैं इसको बोला जाता है उद्गम। क्या बोलते हैं? उद्गम। और जहाँ ये पहुँच रहे हैं या जहाँ इनका क्या हो रहा है? आगमन हो रहा है। क्या हो रहा है? आगमन। उसको हम बोलते हैं गंतव्य, है ना। तो प्रवास में ये दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती हैं? उद्गम और दूसरा होता गंतव्य। उद्गम मतलब जहाँ से लोग निकल कर गए और गंतव्य जहाँ पर लोग क्या हुए? जाकर पहुँचे। ठीक है। प्रवास जो है गांव से गांव की ओर भी होता है, गांव से नगर की ओर होता है, नगर से नगर की ओर होता है और नगर से गांव की ओर हो सकता है। चलिए बच्चों, प्रवास में आप्रवास दो प्रकार से होता है, आप्रवास और उत्प्रवास, है ना। आप्रवास किसको बोलते हैं? अब जैसे उद्गम, यहाँ से ए से लोग यहाँ गए, है ना, तो इसको हम यहाँ से निकल कर यहाँ गए तो ए स्थान को बोलेंगे उत्प्रवास। उत्प्रवास क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ से लोग उठकर बी स्थान पर गए। ठीक। और यहाँ जो लोग गए यहाँ इनको क्या बोलेंगे? आप्रवास। क्या बोलेंगे? आप्रवास बोलेंगे। यानी यहाँ के जो लोग यहाँ गए, मान लीजिए भारत के लोग आ गए यहाँ अमेरिका, तो भारत के लोग जो अमेरिका में उनको बोलेंगे यहाँ आप्रवासी, है ना। मान लीजिए भारत में ही यहाँ बांग्लादेश से लोग आ जाएं तो ये हो जाएंगे आप्रवासी। बांग्लादेश भारत में क्या होंगे? आप्रवासी। इसी तरह भारत के लोग अमेरिका जाएंगे तो वो वहाँ आप्रवासी भारतीय कहलाएंगे। ठीक है। तो उत्प्रवास मतलब निकल कर जाना और आप्रवास का मतलब होता है आना। आप्रवास का मतलब आना और उत्प्रवास का मतलब जाना। चलिए बच्चों आगे। प्रवास के कारक हम लोग पढ़ चुके हैं। दो कारक हैं, प्रतिकर्ष, अपकर्ष। तो ज़्यादा मैं नहीं समझाऊंगी। प्रतिकर्ष यानी जिसको हम बोलते हैं पुश फैक्टर, है ना, तो धक्का देने वाला, मतलब इस पे लोग बिना मन बिना इच्छा से, है ना, अपना स्थान क्या करते हैं? बदलते हैं। ठीक है।
तो जैसे बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएँ, राजनीतिक उपद्रव, आपदाएँ, महामारियाँ, प्रतिकूल जलवायु, ये प्रतिकर्ष कारक है जो लोगों को बाध्य करते हैं अपना स्थान छोड़कर जाने के लिए। अपकर्ष यानी वो कारक जो लोगों को आकर्षित करते हैं, है ना। पुल फैक्टर इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, पुल फैक्टर। तो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्यों आकर्षित करते हैं? काम के बेहतर अवसर के कारण, रहन सहन की अच्छी दशाओं के कारण, शांति व स्थायित्व जीवन के कारण, संपत्ति की सुरक्षा के कारण, अनुकूल जलवायु के कारण, ये कारक अपनी ओर क्या करते हैं? लोगों को आकर्षित करते हैं। तो गांव से नगर की ओर या छोटे शहर से बड़े शहर की ओर लोग इसीलिए जाते हैं ना, इस कारक के कारण। अब आता है हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में सहायता की है। आप मानते विज्ञान प्रौद्योगिकी ने जनसंख्या में वृद्धि में सहायता की है? तो हम लोग इसमें दो महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। पहला बिंदु है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से मानवीय और प्राणी ऊर्जा स्थान पर भाप इंजन प्रतिस्थापित हो गया ना, जिसका परिणाम ये हुआ कि पवन और जल के लिए यांत्रिक ऊर्जा उपलब्ध कराई, है ना। इस प्रौद्योगिकी ने पवन और जल के लिए यांत्रिक ऊर्जा उपलब्ध कराई। इससे क्या फ़ायदा हुआ बच्चों की? जो हमारी कृषि और जो औद्योगिक उत्पादन है उसमें वृद्धि हुई। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण जो है ऊर्जा उत्पादन जब होने लगा तो कृषि और औद्योगिक उत्पादन में क्या हुई? वृद्धि हुई। दूसरा पॉइंट है कि जो महामारियां हैं, है ना, और अन्य संक्रामक रोग हैं, इनके विरुद्ध में, इनको रोकने के लिए टीकाकरण, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार तथा स्वच्छता ने पूरे विश्व में मृत्यु दर को क्या कर दिया है? तेजी से कम कर दिया है। तो मृत्यु दर कम होने का मतलब है जनसंख्या में क्या होना बच्चों? वृद्धि, है ना। तो ये जो टीकाकरण है, चिकित्सा सुविधा है या उसमें सुधार है, ये किसकी देन है बच्चों? इसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देन है, जिसने मृत्यु दर को क्या किया है? कम किया है और जनसंख्या वृद्धि में क्या किया है? महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो प्रौद्योगिकी तकनीकी ने जो है वो कृषि और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाया। यही नहीं बच्चों, महामारी और संक्रामक रोगों पर नियंत्रण करके मृत्यु दर में क्या की? कमी की। इसलिए कहा जा सकता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने जनसंख्या वृद्धि में क्या की है? सहायता की है। तो ये टॉपिक आज का हमारा ख़त्म हो गया बच्चों, भाग 2। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, ये आपके बुक के क्वेश्चन हैं, इनको आप कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। और पहले भाग का वीडियो भी मैं आपको भेज रही हूँ, जो मैं भेज नहीं पाई थी, आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों।